मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में ये ऐसे राइटिंग आर्ट के ऊपर ये वीडियो है। निबंध लेखन कला। निबंध बच्चों की तरह नहीं लिखे जाते। प्रस्तावना, इसके बाद निबंध का शरीर, बॉडी ऑफ द ऐसे, उपसंहार, ये सब बकवास। निबंध लिखे जाते हैं, सीधे सीधे विषय का निर्वाह किया जाता है। जो विषय दिया, फाउंडेशन बैच में उन्होंने बहुत निबंध लिखाए हैं, गोल्ड बैच में तो भरे पड़े हैं। डिक्टेशन है सीधे सीधे, फाउंडेशन में आइडिया दिया गया है। इतने निबंध बताए हैं कि आप निबंध लिखना सीख जाते हैं। और 85% मार्क्स पाना मेरा टारगेट रहता है। मैंने हमेशा इतने ही नंबर पाए हैं निबंध में, पीसीएस की परीक्षाओं में। 85% ज़्यादा किसी को मिलते भी नहीं हैं, हाईएस्ट मार्क्स होते हैं। निबंध में स्केलिंग नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये, स्केलिंग का मतलब जितने नंबर मिलते हैं उससे घटना या बढ़ना। जैसे पब्लिक एड में नंबर बढ़ जाते हैं, बढ़ा दिए जाते हैं, सोशलॉजी में बढ़ा दिए जाते हैं, और हिस्ट्री में घटाए जाते हैं, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा घटाए जाते हैं, साइंस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा घटाए जाते हैं। इस पे फिर कभी बताएंगे। स्केलिंग कहते हैं इसे, स्केलिंग की जाती है। स्केल करके बराबर कर दिया जाता है सबको, तो मतलब लेवल बराबर कर दिया जाता है। ये अलग वीडियो का विषय है, कभी याद रहा तो बताएंगे। वैसे बता चुके हैं फ्री चैनल बहुत बार। तो निबंध ऐसी चीज़ है जिसमें स्केलिंग नहीं होती, यानी जितने नंबर आपको मिलते हैं वो मिल जाते हैं पूरे पूरे। तो निबंध लिखने की कला, पहली बात तो हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए। मेंस राइटिंग के लिए सबसे बड़ी बात ये नहीं, एग्जामिनर पढ़ ही नहीं पाएगा तो उसकी कोई गरज नहीं, अटकी है, नंबर काट पीट के दे देगा, छुट्टी, फेल हो जाओगे। हैंड राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो ये बहुत बड़ी गंदी बात है। यानी कि आपका मेंस जो होता है एक रिटन इंटरव्यू होता है। आप प्रस्तुत होते हैं एग्जामिनर के सामने और आप गंदे तरीके से प्रस्तुत हैं, गंदे कपड़े पहन के, है ना, तो कैसे, जूते के फीते खुले हुए हैं, उस तरह के गंदे ढंग से आप प्रस्तुत हो रहे हैं। तो वही बात हैंड राइटिंग की है। आपको उस आदमी की परवाह नहीं जो आपको भविष्य बना रहा है, यानी कि आपने ऐसा लिखा ही नहीं कि वो पढ़ पाए। कई बार लोग हमें असाइनमेंट भेजते हैं, हमें आंखें निपोड़ निपोड़ के पढ़ना पड़ता है, लेकिन हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। कैसे भी लाख कोशिश करने पर नहीं पढ़ पाते हैं। तो भाई आप क्या दुश्मनी निकाल रहे हैं हमारे साथ में? एग्जामिनर यही सोचता है। तो वो फिर अपनी तो निकाल लेगा, फिर वो तो कहेगा ठीक है भाई 20 नंबर क्वेश्चन है, दे दो, 2-4 नंबर दे दो, लग तो रहा है 2-4 लायक तो है ही। 2-4 नंबर में कौन पास होता है? तो निबंध लेखन की कला में ये है कि एक तो हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा अच्छा ना करिए कि उसके लिए आपको टाइम इतना ज़्यादा लगे, क्योंकि लिमिटेड टाइम में आपको निबंध लिखना है। निबंध 300 शब्दों का पहले आता था, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में 100 नंबर का। अब 100 नंबर का 600 शब्दों का आता है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में। फिलहाल पिछले साल तक तो यही स्थिति रही। 1200 के 2 निबंध आते हैं निबंध के पेपर में। वो आप हिंदी में या अंग्रेजी में, जो आपकी लैंग्वेज है उसमें लिख सकते हैं। जनरल हिंदी के पेपर में जो निबंध है सबको हिंदी में लिखना है, चाहे आपका मीडियम इंग्लिश हो। और जनरल इंग्लिश का निबंध आपको इंग्लिश में लिखना है, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो। हिंदी का पेपर जो होता है वो, मैंने हिंदी इसलिए कहा कि मैं स्वयं हिंदी भाषी हूँ और आसपास के हिंदी वाले एरिया के लिए, लेकिन हमारे छात्र तो उड़ीसा से भी हैं और महाराष्ट्र से भी हैं, बंगाल से भी हैं, पंजाब से भी हैं, हिमाचल से भी हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी हैं। तो आप सामान्य हिंदी की जगह अपनी भाषा लेते हैं, है ना, जैसे कि आप गुजराती लेते हैं, पंजाबी लेते हैं, बंगाली लेते हैं, ये सब भाषाएं आप लेते हैं। नियम निबंध लिखने के सब में एक ही हैं, लिखे कहीं नहीं है नियम, लेकिन बहुत ही कॉमन सेंस पे आधारित है नियम। ये बिल्कुल ही एकदम कॉमन सेंस पे आधारित कि लेजिबल हैंड राइटिंग होनी चाहिए। दूसरी बात ये, बड़बोलापन नहीं होना चाहिए। निबंध ऐसे ना लिखिए कि लगे कि सामने वाले को कि आप ज़बरदस्ती आप उसको जो है प्रभावित करने के चक्कर में हैं, यानी कि आप थिंकर्स की भरमार कर दे रहे हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ फैक्चुअल आंसर राइटिंग वाले वीडियो में और थॉटफुल आंसर राइटिंग वाली वीडियो में, कि पैराफ्रेजिंग करनी है। अब ये शब्द हम दोबारा नहीं दोहराएंगे, मतलब इसे समझाएंगे नहीं। तो पैराफ्रेजिंग करनी है। थिंकर्स के नाम ज़्यादा बॉम्बेस्टिक मत बनाइए। ये नहीं कि बस एक एक कदम पे जो है रिक्स ने ये कहा है और लिकर्ट ने ये कहा है और फलाने ने ये कहा है, ढिमाके ने ये कहा है, उसने ये कहा, उसने ये कहा। एग्जामिनर को भर दिया, कंकड़ भर दिया आपने तो, खाने पीने की चीज़ में कंकड़ भर दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थिंकर के नाम इतने ना हो कि बजने लगें। तो इसलिए जो है थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, प्लीजेंट हो, निबंध की भाषा फ्लो में हो। अच्छा, ज़बरदस्ती की उर्दू के शब्द नहीं हो, इतना ज़्यादा आप वो मत करिए उसे कि कोई एक शब्द को इतना ज़्यादा मत दोहराइए, इतना ज़्यादा मत दोहराइए कि वो पक जाए सुनते सुनते,
ये ना हो। अभी एक बच्चे ने निबंध लिख के मुझे भेजा, फाउंडेशन बैच में था, फाउंडेशन के चेक करना अलाउड नहीं है, चेक करने की सुविधा नहीं है उसमें, लेकिन वो उसने बहुत रिक्वेस्ट की। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम एक दो निबंध लिख के भेज के हमें दिखा दो, चेक करा लो। तो उसने एक दो शब्द इतने ज़्यादा रिपीट किए थे, इतने ज़्यादा रिपीट किए थे, उसे लगता था ये बड़ा ही खूबसूरत शब्द है और इसको बार बार रिपीट करना है, बार बार रिपीट कर दिया। ऐसे में निबंध चौपट हो जाता है। और दूसरी बात, अखबारों की भाषा एकदम नहीं यूज़ करनी चाहिए। आग लगाने वाली लैंग्वेज होती है अखबारों की। न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज होती है ना, वो बिल्कुल ही एग्जामिनर के तन बदन में आग लगा देती है। तो बिल्कुल भी निबंध मत लिखिए उस भाषा में। आर्टिकल्स की भाषा आप लिख सकते हैं, अच्छे आर्टिकल्स की भाषा लिख सकते हैं। जैसे कि अखबारों में रहीस सिंह बहुत अच्छे आर्टिकल लिखते हैं, या कई, मुझे अचानक नाम याद आ गया, लखनऊ में हिंदी पढ़ाते भी रहे हैं वो, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी पढ़ाते रहे हैं। पुष्पेश पंत के लेख बहुत अच्छे होते हैं, उनकी किताबें अच्छी नहीं होती हैं। वो टाटा मैकग्रो-हिल की कृपा है कि वो अच्छी किताबें छापते ही नहीं रहे हैं पहले। तो कुछ किताबें उन्होंने बहुत अच्छी छापी हैं, नो डाउट, लक्ष्मीकांत की हैं, सभी हैं, लेकिन पुष्पेश पंत की किताबें मैकग्रो-हिल ने सब चौपट छापी हैं एकदम। तो निबंध के लिए अच्छे लेखकों के लेख पढ़िए, निबंध आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा अगर समाचार पत्र में पढ़ें। लेकिन अखबार की जो न्यूज़ की लैंग्वेज है, जो बार बार नज़रिया शब्द इस्तेमाल करना, इस तरह के, उर्दू को घुसाइए मत। रीज़न ये है कि आप नेचुरल फ्लो में उर्दू नहीं बोल सकते हैं, तो ज़बरदस्ती बोलने की कोशिश मत करिए। आपकी जनरेशन उर्दू की जनरेशन नहीं, हमारी तो थी। हम तो स्वाभाविक तौर पे बोलते हैं, अगर बोलते हैं स्वाभाविक तौर बोलते हैं, लेकिन उसमें भी अगर हम गालिब वाली उर्दू इस्तेमाल करने लगें तो थोड़ी अच्छा लगेगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि जो नेचुरल फ्लो में जो चीज़ें आती हैं, तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं इससे निश्चिंत हूँ या मैं इससे आश्वस्त हूँ, तो ये नेचुरल है। लेकिन मैं मुतमईन हूँ, तो निबंध में आपको मुतमईन नहीं लिखना है ना। या जैसे कि एक शब्द आता है कि आपको लिखना है कि रोज़ की तरह मैं सुबह टहलने निकला, तो रोज़ की तरह लिखिए, प्रतिदिन की तरह लिखें। तो प्रतिदिन की तरह कहना थोड़ा अजीब लगता है, रोज़ की तरह लिखना बहुत आसान लगता है। तो रोज़ की तरह लिखना उर्दू होते हुए भी ठीक है। लेकिन हस्बे मामूल मैं सुबह टहलने निकला, तो हस्बे मामूल मत लिखिए, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए कि उर्दू ऐसी जो नेचुरल बोलचाल में जो लगता है, हम रोज़ तो रोज़ बोलते हैं, रोज़ रोज़ बोलते हैं, तो उसको बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हस्बे मामूल हम रोज़ नहीं बोलते हैं। इस जैसे मैं कहता हूँ कई बार कि फ़िलहाल अभी मैंने वीडियो में कहा था कि जब तक आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो खेल कूद जो है वो मुलतवी कर दीजिए। ये मेरे नेचुरल फ़्लो की लैंग्वेज है। लेकिन महाराज, आपके फ़्लो की लैंग्वेज ये नहीं है, आपकी जनरेशन की फ़्लो ये नहीं है। आपकी क्या, मेरे ख्याल से तो आपको पता होगा कि आपके पिताश्री भी ये भाषा नहीं बोलते होंगे, उर्दू नहीं बोलते होंगे। मतलब अगर आप मुस्लिम नहीं हैं, मुस्लिम्स में तो उर्दू थोड़ी कॉमन है। ये भी नहीं है कि हर मुस्लिम शायरी करता घूमता है घर में, या उनके घर में एक दूसरे शेर व शायरी में बातें होती हैं, ऐसा नहीं है। लोगों को बड़ी गलतफहमी है, लोग यही समझते हैं कि वो हर वक्त यही करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी उर्दू एक तरह से मुस्लिम्स के लिए थोड़ी सी ज़्यादा जानी पहचानी है, और ज़्यादा अच्छे से वो उसे समझ सकते हैं, और थोड़े से कुछ शब्द वो कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं उसमें, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदू हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, तो नेचुरली वो उर्दू आपके फ़्लो में नहीं है। हमारे ज़माने में तो हिंदुओं के फ़्लो में भी उर्दू थी, तो हमारे लिए तो ये बोलना ठीक है कि इसको मुलतवी कर दीजिए। लेकिन आप अगर मुलतवी लिखेंगे, मुलतवी माने स्थगित कर देना, तो पोस्टपोन कर दीजिए, तो आपके लिए मुलतवी लिखना ठीक नहीं है। ऐसे में मुलतवी शब्द लिखना किसी के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ ये तो लिखा नहीं कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, कि आप उर्दू जानने वाले हैं, कि आप उर्दू के एक्सपर्ट हैं, कि आप नहीं हैं। तो उर्दू उतनी ही जितनी की जस्टिफाइड हो। जो प्रतिदिन के हमारे शब्द हैं प्रयोग करने वाले, जैसे लफ्ज़ है या अल्फाज है, ये ठीक है शब्द। कई लोग अल्फाजों बोलते हैं, तो अल्फाजों गलत है। अल्फाज तो बहुवचन है अपने आप में, लफ्ज़ का बहुवचन अल्फाज है ना, तो उनके मुंह से ये अल्फाज निकले। तो अगर आपने अल्फाज लिख दिया तो कोई नंबर नहीं कटेंगे। और ये बड़ा खूबसूरत प्रयोग है, रवानगी है इसके अंदर। एक उर्दू की एक अपनी जो शाश्वत रवानगी होती है, जैसे मेरे मुंह से यहाँ शाश्वत निकला, एटर्नल, शाश्वत रवानगी है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फाज शब्द लिखने में कोई समस्या नहीं है ना। लेकिन इतने लोग हलाक हो गए, इतने इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो नॉर्मल प्रयोग में नहीं आती हैं, कि मतलब हताहत हो गए, तो
आपको वो उस जगह पर अगर आपको आती भी है, मेरे कुछ छात्र मुझे हाल ही में कभी कभी जब मैसेज करते हैं तो वो ज़बरदस्ती की उर्दू ठूंस के मैसेज करते हैं, सोचते हैं गुरुजी इससे प्रसन्न होंगे। मुझे मुस्कुराहट आती है कि ये लड़का ज़बरदस्ती उर्दू ठूंस रहा है इसके अंदर। ये इसकी नेचुरल, मतलब आप ज़बरदस्ती शब्बा खैर करते हैं। कौन सा हिंदू शब्बा खैर करता है ये बताइए? नो डाउट उर्दू एक एक भाषा है, वो धर्म पे आधारित नहीं है, लेकिन शब्बा खैर कौन कर रहा है? अपने घरों में कौन कर रहा है? हमारे ज़माने में भी हमारे पिताजी इतना उर्दू जानने के बावजूद भी उनकी ज़िंदगी में पूरी उर्दू रची बसी थी, घुली हुई थी, लेकिन शब्बा खैर या इस तरह के या सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम तो नहीं करते थे। ये तो नहीं करते थे, है ना। अलविदा बहुत बार कहते थे, अलविदा, उन्होंने तो अलविदा कर लिया, वो तो अलविदा करके चले गए। तो अलविदा शब्द इस्तेमाल होता था, लेकिन शब्बा खैर तो इस्तेमाल नहीं होता था। गुड नाइट फिल्मों के गानों में इस्तेमाल होता था। आजकल तो आप लोग पंजाबी में आ गए हैं, सारे फिल्मी गाने तो पंजाबी में आ गए हैं, उर्दू तो ख़त्म ही हो गई फिल्मी गानों से। तो उस ज़माने में जबकि उर्दू ख़त्म हो गई है इन गानों से और सबसे, तो आप अगर ऐसे में रवानगी के लिए, अपने को जताने के लिए, दिखाने के लिए ज़बरन उर्दू का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने ज़बरन बोला तो बलपूर्वक कहते हैं, तो बलपूर्वक लिखिए, ज़बरन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये शब्द जायज़ है, ठीक ठहराया जा रहा है। मैंने जायज़ फिर बोला उर्दू। लेकिन क्या है कि हमारी जनरेशन और बेटा तुम्हारी जनरेशन में फ़र्क है। तुम्हारी जनरेशन में उर्दू उतनी प्रचलित नहीं है ना। तो एग्ज़ामिनर को तुम सोचोगे, एग्ज़ामिनर तो हमारी जनरेशन का है, यानी सर की जनरेशन का है, तो इसका मतलब वो एग्ज़ामिनर जो है वो तो बड़ा प्रभावित होगा। लेकिन ज़बरदस्ती का उर्दू का प्रयोग मत करिए। एग्ज़ामिनर समझ जाएंगे कि आप ज़बरदस्ती उन्हें प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, उर्दू को ठूंस के बोल रहे हैं, ठोंक के बोल रहे हैं ज़बरदस्ती, तो वो मत करिए। निबंध के लिए आज मेरा विषय यही था बताने का। इसी तरह संस्कृत निष्ठ शब्द बहुत ज़्यादा मत बोलिए, है ना। एक तो भूल के भी कभी ये शब्द ऐसे प्रयोग मत करिएगा कि रेलवे प्लेटफॉर्म धुक धुक मंडल है, कि सिगरेट जो है धूम्र दंडिका है, कि रेलगाड़ी लौ पथगामिनी है। ये हिंदी के साथ बलात्कार है, सीधे सीधे एकदम डायरेक्ट रेप विद मदर हिंदी है। तो इसलिए कम से कम जो है ऐसे लोगों को मैं यही कहूँगा, जो माँ की गाली लोग देते हैं, मैं तो देता नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर से यही गाली निकलती है कि ये लोग हिंदी माता के साथ में बलात्कार कर रहे हैं। ये मजाक बनाना है हिंदी का। कौन कहता है कि प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म कहना गुनाह है? अरे आप हिंदी निबंध लिख रहे हैं, प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म लिखिए। आपको पता ही नहीं है, मैंने एक फ्री वीडियो बनाया था कि सैकड़ों शब्द ऐसे हैं जो हमारे रोज़मर्रा की बोलचाल में हैं, जो हिंदी के हैं ही नहीं, जो हम तमाम जगह चाय बोलते हैं, बटन बोलते हैं, अलमारी बोलते हैं, वगैरह वगैरह, दुनिया भर की चीज़ें। अब अलमारी को ज़बरदस्ती आप ये कहने लगें कि उसकी हिंदी बनाएं। अमिताभ बच्चन ने एक बार ज़बरदस्ती मास्क की हिंदी बनाई। अमिताभ बच्चन तो मूर्ख हैं एकदम, बिल्कुल, हम तो ये बात एकदम कहते हैं। ये तो बस खाली फिल्मी हस्ती हैं और भारी भरकम आवाज़ है उनकी, और जो स्क्रिप्ट लिख के उन्हें दी जाती है वो बोलते हैं, आप लोग उनसे बड़े प्रभावित रहते हैं। यही हैं जो शोना शोना गाते थे, और जो कुड़ी पटाखा दिल मेरा ले गई, और स्मगलर बनते रहे भारत के युवाओं को इन्होंने अंधकार में ढकेला है। आई नेवर लाइक दैट पर्सन, आई स्ट्रिक्टली हेट दैट पर्सन। मैं उनको कतई महामानव नहीं मानता, दानव मानता हूँ बिल्कुल मैं। और ज़बरदस्ती हिंदी के साथ बलात्कार करते हैं और कुछ नहीं करते। भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, और ये और वो, ये सारा करके सब ढोंग करता है ये आदमी सिर्फ, और कुछ नहीं। व्यक्तिगत तौर पे ये व्यक्ति बहुत ही ख़राब है। इसने चुनाव लड़ा, लोगों ने इसको जिताया, दिलो जान से इसको जो है सपोर्ट किया, और इसने इलाहाबाद के लिए कुछ नहीं किया, नाम मात्र के लिए एक दिन गया नहीं ये आदमी। तो मैं स्ट्रिक्टली इस पर्सन से, भाई हम पर्सन को क्यों इतना ऊंचा उठा रहे हैं? वो तो स्क्रिप्ट लिखी है, सलीम जावेद ने लिखी है, तो वो शोले हो गई, या वो फलानी हो गई, दीवार हो गई, और वो हो गई, हम उनको सर पर उठा लेते हैं। हीरो हीरोइन मेरे हिसाब से बिल्कुल भाड़ हैं और कुछ नहीं है। भाड़ जानते हैं ना, जो ड्रामा कर करके लोगों की तारीफों को पल बांधते हैं, जो भाड़ कहते हैं जिन्हें, ये भाड़ होते हैं खाली, और कुछ नहीं होते हैं। मैं इनको रत्ती भर वैल्यू नहीं देता ना मात्र के लिए। अब ये मेरा चिंतन डिफरेंट है, वो बेटा डिफरेंट चिंतन वाले ही आई स्पीसीज बनते हैं, जो दुनिया की बकैती करते हैं और दुनिया भर बकैती जानते हो ना, इलाहाबाद में बोलते हैं, तो जो दुनिया भर की बकैती करते हैं और दुनिया भर जो सारे लोग बोलते हैं वही वो लोग बोलते हैं, तो फिर वो लोग जो हैं कॉमन मैन ही रह जाते हैं ज़िंदगी भर। डिफरेंट सोचना सीखिए। अरे उनका जॉब है भाई, वो कौन बनेगा करोड़पति में हाँ करके अगर बोलते हैं, तो उनको लिखा गया है स्क्रिप्ट में, ये भी लिखा है कि आपको यहाँ पर हाँ बोलना है, यहाँ पर हाथ लहराना है, यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर वो करना है। इन पर्सन ही इज़ नॉट ए गुड पर्सन।
तो इसलिए जो है ये ज़बरदस्ती की हीरो इमेज मत बनाया करिए किसी की भी, चाहे वो क्रिकेट में छक्के लगाने वाले लगातार सचिन तेंदुलकर गॉड हो जाते हैं। काहे के गॉड भाई, गॉड में और सचिन तेंदुलकर में कोई फ़र्क ही नहीं है। क्या इडियोटिक चीज़ है कि सचिन तेंदुलकर गॉड हो गए। तो थोड़ा सीखिए इन सब चीज़ों को। तो निबंध में आपकी यही भावनाएं सामने आ जाती हैं। अगर आप सही चिंतन नहीं करते हैं तो निबंध में प्रकट हो जाता है, रिवील हो जाता है, खुल जाता है, पोल खुल जाती है आपकी, और महोदय आप लुढ़क जाते हैं। तो लुढ़किए मत, हैं। इसलिए मेरा सूत्र याद रखिए, जो ट्रकों पे लिखा होता है वो सबसे बड़ा सूत्र है, लटक मत टपक जाएगा। तो इसलिए लटकने की कोशिश मत करिए ज़बरदस्ती, एग्जामिनर गले में लटकने की कोशिश मत करिए, उसके दत्तक पुत्र बनने की कोशिश मत करिए कि हम तो बहुत अच्छे से आपको जो है प्रभावित कर ही लेंगे सर, हम तो प्रभावित करके ही रहेंगे आपको सर। जहां आपने प्रभावित करने की कोशिश की वहीं वो झटक के फेंक देता है बाहर। तो बस ये ध्यान रखिए, ये जितने भी बड़े लोग होते हैं इनका नेचर यही होता है ना। और ये झटका मैं आपको देता रहता हूँ कई बार बहुत लोगों को, कि वो बहुत ज़्यादा चिपकते हैं जो लोग, उनको एक झटके में दूर करता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ चारों तरफ से, जिससे उन्हें ये एहसास हो कि बहुत ज़्यादा लटकना नहीं चाहिए कभी भी, हैं। ये जीवन में बहुत ज़रूरी है। बड़ों से बात करें थोड़ी दूरी रख के बात करनी चाहिए। एक लास्ट सूत्र मैं बता दूं, जो फर्स्ट सूत्र है मेरा, जो मुझे ATI में ट्रेनिंग में बताया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नैनीताल में, वो ये कि इफ़ यू आर ए सीनियर देन वाइल टॉकिंग टू जूनियर यू शुड फॉरगेट दैट यू आर ए सीनियर। अगर आप सीनियर हैं तो छोटों से बात करते समय भूल जाइए कि आप सीनियर हैं, उनसे प्यार से बात करिए। बट इफ़ यू आर ए जूनियर देन नेवर फॉरगेट देन यू आर दैट यू आर ए जूनियर। अगर आप जूनियर हैं तो कभी मत भूलिए कि आप जूनियर हैं, यानी अपनी हैसियत याद रखिए। तो बस इन बातों को ध्यान रखिए। आप निबंध लिख रहे हैं, एग्जामिनर के सर पर सवार होने का प्रयास ना करें। ठीक है, आज की वीडियो का जो है मंतव्य यही था।